बताना। 32। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सैम्पल पेपर डिस्कशन। अच्छा, एक तो डिग्री मेजर थ्योरम नहीं हुई तुम्हें इसमें, है ना? तो इस पेपर में जो मैंने डिग्री मेजर थ्योरम डाली हुई है ये तुमसे नहीं हुई है, देख लो एक बार। डिग्री मेजर थ्योरम 5 नंबर की है ये, 5 की है ना? जब ये पेपर में आए तो आपने तीनों केस नहीं करके दिखाने, एक ही करना है बस। स्टेट एंड प्रूव डिग्री मेजर थ्योरम। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट मेंशन कर दो। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ इन अ सर्कल या इफ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट होता है। इन ए सर्कल द एंगल सबटेंडेड, मतलब बनाना, मेक भी लिख सकते हैं, सबटेंडेड भी। द एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क, कहाँ पर? सेंटर पर, एट सेंटर। जो ये एंगल है ना सेंटर पर जो बनेगा, कौन बनाएगा उसको? कोई भी आर्क। द एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड by the same arc at the remaining या on the remaining part of circle। ये इसकी स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट लिखी थी। अब स्टेटमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट में? ठीक है, हम ये कह रहे हैं स्टेटमेंट में, किसी सर्कल में जो एंगल सबटेंड होता है, किससे? कौन सबटेंड करता है? आर्क। तो सबसे पहले कोई आर्क। अब ये जो आर्क है इसके 3 केस हो सकते हैं, सेमी सर्कल, माइनर और मेजर। हम जनरल में प्रूफ में माइनर आर्क लेते हैं, सेमी सर्कल और मेजर अलग बता देंगे, पर इसमें आएगा तो हमें माइनर ही करना है। तो सबटेंडेड बाय एनी आर्क, माइनर आर्क का केस लेंगे हम। एट सेंटर, जो एंगल सबटेंड होगा कहाँ पर? सेंटर पर। वो एंगल क्या होएगा? डबल, उसकी वैल्यू डबल होगी। किस एंगल के डबल होगी? उस एंगल के जो सेम आर्क सबटेंड कर रही है, लेकिन कहां पर? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल का मतलब है एक्सेप्ट दैट आर्क, उस आर्क को छोड़कर। दोनों एंगल में फर्क है। ये तो एंगल बन रहा है सेंटर पर जो डबल है, और दूसरा एंगल सर्कल पर बन रहा है जो क्या है? हाफ है। मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो सर्कल है, सेंटर है, मैंने एक आर्क ली ए बी कौन सी आर्क है? माइनर या मेजर? माइनर। ये वाली आर्क है ना ए बी। अगर इसको मैं यहाँ पर पी बोल दूँ तब तो क्लियर सी बात है कि ए पी बी आर्क जो है वो माइनर आर्क है, क्योंकि पी पॉइंट बीच में है तो ए पी बी ऐसे ही हो सकती है, वैसे तो होगी नहीं। अगर ए पी बी, मेरे पास एक माइनर आर्क का केस लिया मैंने, ये आर्क सर्कल का सेंटर हो गया ओ। यहाँ पर ये जो एंगल है, सपोज ये एंगल बना रही है 70 डिग्री, देखो दिया हुआ है 70 डिग्री में। अब सर्कल का रिमेनिंग पोर्शन कौन सा होगा? जिसको मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ये वाला, ये वाला, ये यहां तक। ये जो पोर्शन हुआ, इस पोर्शन को क्या बोलूंगा? कौन सा पोर्शन होगा? रिमेनिंग पोर्शन या रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। इस पार्ट ऑफ सर्कल पर एंगल कैसे बनेगा? किसी भी पॉइंट पर, इसके किसी भी पॉइंट पर यही आर्क अगर एंगल बना दे, ए बी को ज्वाइन कर दो एंड पॉइंट्स को, तो ये जो एंगल है ये कितना होने वाला है? हाफ, यानी कि 35। और सेंटर पर एंगल क्या होगा? डबल। मतलब जितना एंगल यहाँ बनता होगा उसका डबल सेंटर पर बनेगा, जितना सेंटर बनेगा उसका हाफ यहाँ बनेगा। क्लियर? अच्छा, हमने कहा किसी भी पॉइंट पर, मतलब कोई और पॉइंट ले लूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी कितना होगा? अब मेरे को सेंटर एंगल से मतलब नहीं है, ये दोनों एंगल इक्वल हुए या नहीं हुए, इनको क्या बोलते हैं? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। तो ये पूरे सेगमेंट में एंगल कहीं पर बना लो, सारे इक्वल होंगे। समझ में आ गई बात? प्रूफ भी आ जाएगा। फिलहाल तो अब इसको प्रूव करते हैं कि ये 35 क्यों बनता है, यानी हाफ क्यों होता है, या सेंटर पर डबल क्यों होता है। स्टेटमेंट हटा दूं, हम इसको प्रूव करेंगे माइनर केस के साथ। केस 1,
व्हेन ए बी आर्क इज टेकन एज माइनर आर्क। आर्क के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। व्हाट वी आर गिवन, इट्स अ सर्कल। हमें गिवन क्या है, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ और रेडियस आर ले लेते हैं। और क्या गिवन है, एक आर्क ए बी एंड ए बी इज माइनर आर्क। हम टू प्रूफ क्या करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं और एक्सप्लेन करते हैं क्या प्रूफ करेंगे। सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ओ, ज्वाइन कर दिया। कहीं पर ले लो पॉइंट पी, ज्वाइन कर दिया, पी को बी से ज्वाइन कर दिया, और पी को किससे ज्वाइन कर दिया, ओ से, और फिर उसको एक्सटेंड कर दिया। पी को ज्वाइन कर दिया हमने ओ से, और फिर क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया इसको, और ये पॉइंट का नाम क्यू रख लिया। चले आगे, ए बी माइनर आर्क हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब टू प्रूफ क्या करना है बताओगे, टू प्रूफ क्या करना है। यस, एंगल ए ओ बी इज डबल, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एंगल। क्लियर है, ये टू प्रूफ करना है, ये गिवन, और ये हमारा फिगर हो गया। कोई प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्शन में एक्सटेंड कर दिया, लिखना चाहो तो लिख दो अलग से, कंस्ट्रक्शन में एक्सटेंड कर दिया किसको, पी ओ को, कहाँ तक, क्यू तक। क्लियर है, देखो ये एंगल दिख रहा है और ये एंगल भी दिख रहा है। इस एंगल को अगर मैं 1 ले लूँ, इस एंगल को 2, इस एंगल को 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5 और ये एंगल 6, ये हमारा सेंटर था। क्लियर, नाम रख लिया एंगल्स के। प्रूफ, आपको पता है OP OA के इक्वल है। रीजन क्या है, OP OA के इक्वल क्यों है, सेंटर है ना ये। सर्कल में रेडियाई इक्वल होती हैं, ऑल रेडियाई आर इक्वल। दो के लिए प्लूरल के लिए रेडियाई यूज करते हैं। OP इक्वल टू OA, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाएं, क्या होगा, इन ट्रायंगल OPA इफ OP इज इक्वल टू OA देन एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। OP के ऑपोजिट एंगल 2 और इसके ऑपोजिट एंगल, तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और रीजन आप क्लियरली मेंशन कर देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख देना, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चले आगे। सिमिलरली आपको पता है, दिख रहा है, OP OB के इक्वल भी होगा, रेडियाई आर इक्वल, तीनों इक्वल होंगे, रेडियाई हैं। रीजन सेम, रेडियाई, इसका मतलब क्या होगा, एंगल 3 किसके इक्वल होगा, रीजन अगेन। अब यहां से क्या करो, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इन अ ट्रायंगल एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ट्रायंगल POA देखो, POA ट्रायंगल में PO साइड एक्सटेंड कर रखी है, तो जो एंगल 5 है वो एक्सटीरियर में बन रहा है, और ऑपोजिट इंटीरियर में 1 और 2 बन रहे हैं। तो एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल, बट एंगल 1 और 2 तो इक्वल है, तो क्या मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकता हूँ, 2 की जगह 1 डाल दिया और ये यहां पर लेकर आना है मेरे को। सिमिलरली एंगल 6 किसके इक्वल होगा, शाबाश, 3 प्लस, और 3 और 4 क्या है, क्या लिखना चाहिए, इसी में लिखना चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ एंगल। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर, दोनों को ऐड करें, ऐड 1 एंड 2 लिख लेना, ऐड 1 एंड 2, तो क्या बनेगा, 5 एंगल प्लस 6, 2 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स, आया समझ में, 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2 एंगल को यहां कर रहा हूं मैं आगे, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6, 2 कॉमन आते ही क्या बना, एंगल 1 प्लस एंगल, बताना 5 और 6 का सम क्या है, ये पूरा एंगल, कौन सा एंगल, 1 और 3 का सम क्या है, 5 नंबर पूरे। नहीं आई बात समझ में, एज प्रूफ। अब पेपर में ऐसे तो करके इसके बाद क्या करना है, यहां तक क्लियर हो गया, आपका टास्क कंप्लीट हो गया। दोबारा बताना है क्या, आगे समझ में। अब पेपर में क्या होगा, 2 केस बाकी जो है ना, उनको आपने प्रूव नहीं करना, बट लिख देना है। अभी तो मैंने केस 1 लिखा था, अब लिखना है केस 2 एंड 3, यहां लिखना सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर सेमी सर्कल एंड मेजर आर्क AB। क्लियर हुआ,
अब सेमी सर्कल पे क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल सेपरेट आएगा, प्रूव दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, वो अभी दोबारा बता देता हूँ। ये क्लियर हुआ, ये 4 नंबर का 5 नंबर का कंप्लीट। चलें आगे, ये दोनों ये बात लिख देना और कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर स्पेशली सेमी सर्कल पे क्वेश्चन आया तो मेरे पास 2 प्रूफ है उसके। पहला, एक तो इसी मेथड से ही करेंगे, देखो रिकॉल भी हो जाएगा। अब सेमी सर्कल बना, आर्क ले लेता हूँ। सेमी सर्कल क्या होता है, एक आर्क होता है सेमी सर्कल, नीचे वाला लिया मैंने, ऊपर वाला कोई भी ले सकते हो। रिमेनिंग पोर्शन ये बचा, तो रिमेनिंग पोर्शन में कोई भी पॉइंट लिया मैंने P और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं 10.5 में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी है जिसमें ये 90 डिग्री यूज होता है। नहीं यही बात थी, एक वो क्वेश्चन था ना, इसको एक्सटेंड कर रखा था 6th एग्जांपल, जिसके अंदर वो 30 डिग्री दिखाना था एंगल सेम सेगमेंट से, उसमें 90 यूज हुआ था, बाकी बचा हुआ 90 आया था। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी और आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये सब यूज हुई थी। चलें आगे, अभी इस एंगल को एपीबी एंगल को क्या दिखाना है मेरे को, इट इज हाफ ऑफ सेंटर एंगल। अब एओबी आर्क ये वाली ले रहा हूं ना, तो सेंटर पर एंगल कितना बना रही है, देखो स्ट्रेट एंगल बना रही है, तो इट इज हाफ ऑफ 180, तो कितना बनने वाला है ये राइट एंगल 90। ये 11th 12th 10th 11th 12th सब क्लासेस में ये थ्योरम बहुत यूजफुल है, काम आएगी। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, प्रूफ 9th क्लास में ही है, आगे तो आप सीधा रिजल्ट यूज करोगे। चलें आगे, एक्सटेंड कर दिया, सेम ही तो प्रूफ कर रहा हूँ। क्यों, इस एंगल को 1, इस एंगल को 2, इस एंगल को 3, इस एंगल को 4, इस एंगल को 5, इस एंगल को 6, सेम है बिल्कुल। एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और एंगल 6 किसके इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इट इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1। क्यों, 1 और 2 इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी मेंशन कर देना, कर दोगे। और ट्वाइस ऑफ एंगल 5 और 6 का सम कितना बनेगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कौन सा एंगल है, एपीबी, और 2 कॉम या 2 एज इट इज, 5 और 6 का सम कितना बनेगा 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल है, लीनियर पेयर एक्सियम जो मर्जी कर लो, एपीबी 90 आ गया प्रूफ। दूसरा प्रूफ बताऊं इसका, एक तो ये हो गया, एक बहुत सिंपल सा प्रूफ है, बहुत ही सिंपल प्रूफ। देखो ये P पॉइंट था, ये A ये B, इस एंगल को X ले लो तो ये एंगल X आएगा, रीजन बताना। ये एंगल X लिया तो ये एंगल X क्यों आएगा, शाबाश, PO और OA, तो क्या लगा फिर, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये तुम्हें आना चाहिए माइंड में। और ये दोनों y होंगे, सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, रेडियाई है वो, सेंटर है वो। बताना x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, 1 2 3 4, ये चारों एंगल का सम कितना होगा, क्यों, शाबाश, एंगल सम प्रॉपर्टी। 2x प्लस 2y नहीं हो गया, तो कॉमन निकाल लूँ, काट दूँ, x प्लस वाई कितना बना, x प्लस वाई क्या था, एपीबी एंगल। नहीं आई बस, बहुत सिंपल और इजी प्रूफ है, बुक में नहीं मिलेगा ऐसा प्रूफ, बुक में तो वही पहले वाला ही है, लेकिन ये स्पेशल इसी केस में होता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज द राइट एंगल। अब क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन में अब तुम क्या पूछ रहे थे, एक तो वो पूछा था नेम 2 क्वाड्रिलेटरल्स व्हिच आर साइक्लिक, ऐसे 2 क्वाड्रिलेटरल जो हमेशा साइक्लिक होते हैं। अच्छा वर्ड क्या था, देखो आपने मुझसे पूछा पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, ऑलवेज साइक्लिक, ऑलवेज का मतलब है हमेशा होने चाहिए। अब ऑलवेज में तो कौन से हो सकते हैं, रेक्टेंगल, और क्योंकि इनकी डेफिनेशन के अंदर ही ये है कि इनके चारों एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री, बस स्क्वायर और रेक्टेंगल में फर्क ये है कि इसकी साइड इक्वल होती हैं, इसके ये दोनों जो है वो अनइक्वल रहेंगी, पर होंगे तो दोनों में ही चारों 90 डिग्री। तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल हमेशा हमेशा क्या होंगे, इनको प्रूव नहीं करना होता, क्योंकि इनके ऑपोजिट एंगल का साइक्लिक क्या होता है, जिनके ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है वो साइक्लिक हो जाता है। पैरेललोग्राम में देखो क्या है ना, अगर मान लो सपोज ये 60 डिग्री है, ये कितना है, क्योंकि 180 होगा ना पॉइंट एंगल का सम, और ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब बताओ क्या ये पैरेललोग्राम साइक्लिक है, नहीं, क्योंकि इसके ऑपोजिट का सम 180 नहीं है। रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, तो स्पेशल पैरेललोग्राम हुआ ना, क्या नहीं, हर पैरेललोग्राम तो साइक्लिक नहीं है, कुछ पैरेललोग्राम साइक्लिक है, वो स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस ही बता दिया ना हमने। तो 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है, नेम एनी 2 क्वाड्रिलेटरल्स व्हिच आर साइक्लिक, तो आंसर क्या है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। और क्या था, कैन ऑल द क्वाड्रिलेटरल, कैन ऑल नहीं लिखा था, कैन अ क्वाड्रिलेटरल हैव एंगल 90 डिग्री ईच, तो यस ऑल है, क्या लिखा था, कैन ऑल द एंगल्स है ना, ऑल द क्वाड्रिलेटरल थोड़ा है, कैन ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी 90, yes it is possible in case of square and rectangle। क्लियर, चले आगे देखें, और कोई डाउट है क्या, फर्स्ट सेक्शन से कोई डाउट,
बताओ। 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 5 की पावर 0, क्या आंसर किया? शाबाश। किसी बार 0 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1, कितना आंसर आ गया? और कोई देखना, 45 डिग्री एंगल तो बना ही लोगे। 0.6 बार को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या आंसर आया? 2/3 एक्सलेट करके हो जाएगा। $32 कह रहे थे, हाँ ठीक है ठीक है, 32 कौन से पेज पर है? मेरा 33 आ रहा है इसमें, तो इसके पहले 22 आ रहा है। पेज तेरे पास ही रह गया क्या? 32 क्या था? हाँ देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। चैप्टर 1 से आइए, देखो क्वेश्चन क्या है, 5 माइनस, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एंगल सम प्रॉपर्टी तो होगी थी ना, प्रूफ एंगल सम प्रॉपर्टी, x प्लस √6y इक्वल टू 5 माइनस 2√6 डिवाइड बाय, हमें क्या फाइंड करने हैं? क्लियर? और भी है डाउट? और भी है अनुष्का? देख लो अगर है तो। ये वाला बिना आइडेंटिटी लगाए कर सकते हैं? कौन सा? सीधा मल्टीप्लाई। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पढ़िए जरा, क्वेश्चन लिखा ही क्या हुआ है? क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? अरे भाई आंखें बंद करके पढ़ता है क्या तुम? विदाउट मल्टीप्लाइंग, है ना, तो आइडेंटिटी लगाकर ही तो करेंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो फिर 4th क्लास का क्वेश्चन हो जाएगा, 4th या 5th क्लास का, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए पूछा है, तो आइडेंटिटी लगाकर करना है। 100 + 3, यार आइडेंटिटी नहीं याद है तो बहुत गलत बात है। 100 + 7 नहीं आया समझ में? अब आइडेंटिटी क्या थी? x + a टाइम्स, नहीं है ना याद मेरे को, है 2.5 तो कराई थी, वीडियो भी है, आइडेंटिटी याद कर लो उसमें से, ठीक है? गलत है? पूरी वीडियो है आइडेंटिटी के ऊपर, 10 बार आई तो आइडेंटिटी है, यही याद करनी है बस। अब लगा दो 100 + 3, 100 + 7, 100 हो गया x, तो 100 का स्क्वायर, फिर a + b 10 + 3 मतलब 3 + 7, 10 इंटू x मतलब 100, और a b यानी 3 इंटू 7। नहीं आया समझ में? तो गलत है क्या ये वाला? तो डायरेक्ट कर देगा मल्टीप्लाई, तो फिर गलती है, नंबर थोड़ा मिलेंगे कैलकुलेशन के। अगर तुमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा आंसर तो यही आएगा, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। 11021, नहीं आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा अब ये वाला देख लेते हैं, रैशनलाइज कर दो ना इसको और कंपेयर कर लो। जब इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा? 5 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई, और ऊपर क्या बना? रैशनलाइज करना हो गया, ये स्क्वायर हो गया, नीचे a का स्क्वायर लिख देना ब्रैकेट में, रैशनलाइजिंग माइनस, रैशनलाइज नहीं लिखा, नंबर कटेंगे, आधा नंबर कट जाएगा। लिखा तो होगा नहीं है जिसने भी किया, रैशनलाइज किया क्या? फिर ठीक है, बहुत बढ़िया। चलें आगे, a² माइनस a + b इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला, a² माइनस b², ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो नीचे करो, 24 कैसे आया? 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6, 4 6 जा, अब 5 का स्क्वायर प्लस 24, 2√6 का स्क्वायर, a² + b² माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20। नहीं आया क्या समझ में? 2ab खा के देगा 2ab। अरे a माइनस बी के स्क्वायर के अंदर कौन कहता है a² + b² होता है? a² + b² माइनस 2ab होता है ना, या माइनस तो नहीं कर दिया था, यहाँ प्लस ही किया था, माइनस 2ab लगा देते। चलो खैर, एक बार यहाँ मिस्टेक होगी, कोई बात, पेपर में मत करना। 20√6 बाय में कितना? क्लियर हुआ? ये किसके इक्वल है? यहाँ मिस्टेक करके सीखोगे तो पेपर में नहीं करनी है, ये भी यहाँ कर ली ना, कोई बात नहीं, पेपर में नहीं करनी। क्लियर ना? अब ये 1 तो चलो डिवाइड में आ ही गया। अगर 1 की जगह मान लो कुछ और होता, 2 3 कुछ भी होता, तो अलग अलग दोनों के साथ डिवाइड में हो जाता। अब x की वैल्यू कंपेयर करो कितनी आई, क्योंकि रैशनल रैशनल के इक्वल होगा, इरेशनल इरेशनल के इक्वल, √6 दोनों में है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? हाँ माइनस का 20 मत क्या ना, -20 आ रही है। ये कंपेयरिंग का क्वेश्चन कन्फर्म आता है, कन्फर्म इंपॉर्टेंट होता है ये, हटा दूँ? क्लियर? हम कौन सा कर रहे थे सैम्पल पेपर, आगे इसको डिस्कस करें। कितने क्वेश्चन किए थे? लो दिखाना, 20th किए थे, ठीक है ना? हाँ, इससे पहले 15 सैंपल पेपर पूरा करा देंगे। अब
केस स्टडी वाले कर लिए थे चारों क्वेश्चन। 21 पार्ट बी, फैक्टराइज। देखो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। x की पावर 6 माइनस 7 एक्स क्यूब माइनस 8 दे सकते हैं पेपर में। करना क्या है, एक्स क्यूब को थोड़ी देर के लिए वायलेट करो, रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक है ये। एक्स क्यूब को वायलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, y की पावर 2 बन जाएगा ना, एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हो इसको आप। और ये 7y, बस अब तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, फैक्टर बना लोगे। माइनस का 8y प्लस का y माइनस का 8, माइनस का 7 मल्टीप्लाई करके वही आएगा, y कॉमन आया y माइनस 8 प्लस 1 कॉमन y माइनस 8। अब दोनों में से कॉमन क्या आ गया, फिर अंदर क्या बचा। तो अरिहंत करने का ये बेनिफिट है कि इसमें अलग अलग क्वेश्चन भी मिलते हैं। एक्स क्यूब, वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब पुट करो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तक का लेवल है इसका, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं कई बार। तो चलें आगे, क्लियर। इसको नहीं होगा लेकिन ये तो फिर कर सकते हो, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हो। याद करो, क्या तुम्हें आइडेंटिटी याद है, ए क्यूब। देखो अब इस एक क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर के एक क्वेश्चन में उसने पूरा बेनिफिट ले लिया, फैक्टराइजेशन करवा लिया बच्चे से, सब्स्टिट्यूट ये करवा लिया। अगर यही नहीं करा तो फिर दिक्कत है। दूसरी बात, फैक्टराइजेशन के बाद अब फिर से एक आइडेंटिटी यूज करवा रहा है, क्या नहीं, एक क्वेश्चन के अंदर। अब इसका फॉर्मूला याद है तुम्हें, a माइनस बी, ये क्वेश्चन था 2.5 का 10th क्वेश्चन, वेरीफाई करने वाला। 2 आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आगे 10th 11th में भी यूज होंगी आइडेंटिटी। इनको अलजेब्रिक आइडेंटिटी को तो याद कर लो अच्छे से, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, नहीं है याद तेरे को, नहीं है, कर ले। अब इसके बाद चांस नहीं मिलेगा, पेपर के बाद क्या करेगा, 4 प्लस का कितना 2x, बाकी याद है तुम लोग याद है या नहीं, नहीं। अरे सरफेस एरिया के फॉर्मूले और अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद करके लिख लो ना, प्रैक्टिस करो, लिखने से याद हो जाएंगे। देख के नहीं लिखने यहाँ पर, याद करके लिखने हैं और फिर मैच करना है मिस्टेक कहाँ आ रही है। क्लियर, खत्म, बस ये बनाना था, इसका हो गया फैक्टराइजेशन। इसका और वाला भी है एक ऑप्शन, और में है एक्स क्यूब प्लस 3, ये पूछा था शायद 3x माइनस 7, ये एक नंबर का क्वेश्चन भी था ये देखना, इसी के अंदर नहीं था 1 मार्क का क्वेश्चन। तुम्हें तो याद कहाँ रहेगा, मुझे तो याद है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन, अरे उसमें एबीसी की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने फैक्टर बना तो लिए थे, x+1 और बाकी करूं या हो जाएगा। देखो इसको p ऑफ x ले लिया। क्यूबिक को कैसे सॉल्व करते हैं, 2.5 का 5th क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, ऐसे ही है। 2.5 का 5th क्वेश्चन के जो 4 पार्ट है फैक्टराइजेशन में, यही है। x को क्या पुट करते हैं, इस 7 के फैक्टर 1 7 2 ही बनते हैं, हम -1 ही रख लेते हैं क्योंकि उसमें रखा ही था हमने x+1। 1 रखोगे तो 0 आ रहा है, नहीं आएगा, -1 से रखते हैं। x की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या बनेगा, -1 की -1 का स्क्वायर तो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 7। चलें आगे, क्या 0 हो रहा है, नहीं, ये तो कट रहा है, माइनस का 8, 0 तो नहीं आ रहा। उसका फैक्टर क्या दे रखा था, x-1 था, x+1 था, x+1 था ना फैक्टर। हाँ ये दिक्कत है। चलो 1 रख कर देखते हैं, तो -1 पर नहीं आ रहा, 1 पर देख लेते हैं। x की वैल्यू 1 रखें तो 1 का क्यूब प्लस 3 -7, 6 और 1 7 -7 हो गया 0। इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम से आप कह सकते हैं कि p ऑफ 1 0 है। p ऑफ 1 रिमाइंडर होता है ना, कब, जब पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करते हैं हम, उसके फैक्टर से। शाबाश, 0 आया तो फैक्टर होगा वो, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो डिवाइड तो डिवाइजर से होता है, पर वो डिवाइजर फैक्टर नहीं कहा जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब यहाँ रिमाइंडर 0 आया तो जिससे डिवाइड करा होगा वो रिमाइंडर, वो फैक्टर होगा बाय फैक्टर थ्योरम स्टेटमेंट। अब डिवाइड किससे किया होगा, x-1 से। क्या प्रोसीजर था, देखो जिससे डिवाइड करना होता था उसका रूट निकालते थे, याद हो तो। x-1 से डिवाइड करना, 0 के इक्वल करोगे तो x वैल्यू क्या आ जाएगी, जिस फैक्टर से डिवाइड करना उसका ऑपोजिट हो जाता ना रूट। अगर ये p ऑफ 1 0 है तो फैक्टर क्या होगा, x-1, नहीं आई बात समझ में, मतलब ये x-1 से डिविजिबल होगा कंप्लीटली। दोबारा बताऊं क्या, इसके बाद 3 तरीके बताए थे, याद हो तो। अब सिंपल वाला बताता हूं, दैट इंप्लाइज x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px। रीजन क्या लिख दोगे, फैक्टर थ्योरम। अब अदर फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करोगे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 को डिवाइड कर दोगे, किससे करूं,
कितने पे जाएगा, एक्स स्क्वायर पे, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कट गया, 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 7 कितने पे जाएगा, प्लस के 4x पे, क्या बनेगा 4x स्क्वायर माइनस का 4x, यहाँ पर प्लस और ये माइनस, कितना आएगा 7x माइनस 7 कितने पे जाएगा, प्लस 7 पे, कितना आया 7x माइनस 7, ये प्लस ये माइनस, ये कट गया, जीरो तो माना ही था। अब इसके क्या बनाने हैं हमने, फैक्टर्स। इसके फैक्टर देखो नहीं बनेंगे, बस आपका आंसर ये आ जाएगा, ये फैक्टराइज होकर क्या आंसर आया, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 7। देखो मैंने क्यों बोला इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, ऐसे दो नंबर जिनका सम 4 आ जाए और प्रोडक्ट 7 आ जाए, इंटीजर्स में नहीं होते, ये इमेजिनरी बनेंगे और वो 11th क्लास में सीखोगे। अभी डिस्क्रिमिनेट भी नहीं पता, डिस्क्रिमिनेट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो पता ना ABC क्या होते हैं। अगर इसके डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव आ जाए ना तो उसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, रियल में रियल फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। 16 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 7, ये 28 आ गया, 16 माइनस 28 माइनस 12, 10th क्लास में सारा सीखोगे डिस्क्रिमिनेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने एक छोटी सी बात बताई है, इसका डी डिस्क्रिमिनेट कहते हैं, डी को ये निकाल लिया करो, बी का स्क्वायर बीच वाले का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना है 1 और सी कितना है 7, ए बी सी से कंपेयर कर लो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ये वैल्यू नेगेटिव आ गई। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उसके फैक्टर नहीं होंगे, मतलब ये आगे स्प्लिट नहीं होगा। अगर कोई इसको स्प्लिट कर सकता है तो 11th क्लास का बच्चा, क्योंकि वो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, इमेजिनरी नंबर। हम तो रियल नंबर सिस्टम तक बात करते हैं 10th क्लास तक, चले आगे तो आपका बस यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो ये नहीं करके दिखाना डी वाला, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया कि पता कैसे लगता है कि इसके फैक्टर आगे नहीं बनेंगे, बस तो बन नहीं रहे तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ऐसा भी होता है कि बच्चे के नहीं बन रहे, वैसे तो फैक्टर बन रहे हैं, मतलब आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, यहाँ बन नहीं रहे थे। 22 देखना, ये अजीब सा पर अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, क्या कहता है, इफ अ टीचर डिवाइड्स अ मटेरियल ऑफ वॉल्यूम, इफ अ टीचर डिवाइड्स अ मटेरियल ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है उसकी, ठीक है, मतलब एज सच केस स्टडी वाला टाइप बना रखा है इसने, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस का 27x प्लस का 27, ठीक है। आपको पता है ये x प्लस 3 का होल क्यूब जाएगा, ये x प्लस 3 का होल क्यूब जाएगा, x का क्यूब है, इसको 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से 3 इंटू 3x मतलब 9x कॉमन निकाल सकता हूँ और उसको 3 इंटू 3x भी लिख सकता हूँ। अंदर क्या बचेगा, x प्लस का 3 बचेगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब 3ab इंटू a प्लस b। नहीं आई बात समझ में, वो क्या पूछ सकता है क्वेश्चन कि बताओ उसकी साइड क्या थी। अगर ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम साइड क्यूब भी तो होता है, तो क्यूब था और उसकी साइड क्या थी, x प्लस 3। नहीं आया समझ में, देखना आगे क्या देखा। 3 वो कह रहा ना, क्यूबिक यूनिट्स अमंग 3 स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास इक्वली, इज इट पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ईच बॉय गेट x प्लस 3, बिकॉज x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 वी गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। नहीं आया समझ में। 23 डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसका पहले और वाला कर लेते हैं, ये बाद में देखते हैं, इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसका और वाले में देखना क्या करोगे, एल और एम लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है। एक काम करो, इसको ना जो डी वाला 23 है ना, ये खुद करना होमवर्क, मैं और वाला करा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे फिर लेट हो जाएगा, तो वो एक बार खुद ट्राई कर लेना। ये वाला एंगल कितना है, एक्स, ये कितना है 55, ये पॉइंट है ए, ये लाइन है, ये एंगल कितना है, ये डी है। एल और एम पैरेलल है, एक्स की वैल्यू बतानी है, इजीली बता सकते हो। एल और एम पैरेलल है, यानी ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो ये 55 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा, रीजन बताओगे, शाबाश, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो क्या तुम इस एंगल को निकाल सकते हो, कैसे, और फिर इसको निकाल सकते हो कैसे, क्या तुम डायरेक्ट एक्स को निकाल सकते हो, और उसका प्रूफ ऐसे ही होता है, ध्यान से सोचो ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में तीनों का सम 180 और इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट होकर तो आता है, तो हमें डायरेक्ट ही निकाल लेना चाहिए, x इज 55 प्लस 30 इट इज 85, वाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर। अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालता तो 85, 180 में से 85 माइनस करता, 180 में से 85, और फिर 180 में से इसको ही माइनस करता तो ऑटोमेटिकली 85 नहीं आ जाता, सोचो, नहीं यही बात, ये कितना आएगा 95 आ जाएगा, और फिर 180 में से 95 माइनस करो वापस से 85 आ जाएगा। जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी करो, ठीक है, आपकी चॉइस। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 85। 24 इन द गिवन फिगर ABCD क्या है, एक फील्ड है, किस फॉर्म में है, क्वाड्रिलेटरल हुज साइड्स आर, अच्छा क्वेश्चन है ये 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो था ना पाइथागोरस थ्योरम से करने वाला, वही वाला है 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये डायग्राम दे रखा है, देखो यहाँ पर ए पर राइट एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल डायग्राम में बनाकर दिखाया हुआ, DAB बता भी रखा 90 डिग्री है। ये लेंथ कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है,
ये कितनी है, आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द फील्ड। क्या करोगे, इसी डायगोनल से डिवाइड करना जरूरी है, उससे करोगे कोई फायदा नहीं होगा। इससे क्यों करा, पाइथागोरस। नहीं आई बात समझ में। ये एच हो गया हाइपोटेन्यूज। एच का स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई, ठीक करा है मैंने, 1681 आ गया। पता है ये 41 का स्क्वायर होता है, नहीं कोई बात नहीं, फिर ये तो कर लेना, 4 4 जा 16, 81, 4 4 8 और 1, याद आया कुछ, 8 क्लास का स्क्वायर रूट निकालने वाला मेथड। कितना बन गया, 41 का स्क्वायर, ये आ गया ना। इसका मतलब एच की वैल्यू कितनी आ गई, करूँ आगे बोलो, इसका एरिया कैसे निकालोगे, शाबाश, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वैसे हीरोन्स फॉर्मूला भी कर सकते थे, पर क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हीरोन से भी सेम ही निकलेगा आंसर, हीरोन से निकालोगे तो भी सेम ही आएगा 180। इसका कैसे निकालने वाले हो, हीरोन से 15 28 और प्लस कर लो तीनों को, करूं क्या, हो जाएगा, ऐड कर लेना, ऐड करते ही आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखना, ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय द ग्रुप ऑफ 90 स्टूडेंट मैथमेटिक्स टोटल टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स। 20 से कम मार्क्स ऑब्टेन करें बच्चे ने। देखना 20 से कम वाले कितने बच्चे हैं 20 से कम वाले 2 बच्चे हैं भाई, 7 स्टूडेंट्स है ना, डिवाइड बाय में टोटल कितने बच्चे थे, तो आंसर कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी। दूसरा 60 और मोर मार्क्स, 60 से ज्यादा, 60 हो या 60 ज्यादा, तो 15 और 8 प्लस कर लो, कितना आया, क्लियर हुआ। 26, ये तो खुद कर लेना, कर लोगे 26, तुम्हारी एनसीईआरटी का ही है, बोलो 2 से 2.5, फिर 2.5 से 3, टैली मार्क्स बनाकर, टाइम वेस्ट क्वेश्चन है ये, करूं क्या। 27 से 33। अब देखो ये क्वेश्चन पता क्यों दिया गया है, कि बच्चे का टाइम कंज्यूम हो, उसको बनाएगा वो टैली मार्क्स लिखने में, अब 40 वैल्यू को बार बार वो 5 पे कट करेगा, फिर गिनेगा, और फिर गिनते टाइम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो क्वेश्चन 2 नंबर चले जाएंगे फिर, तो बड़े ध्यान से करना है। लेकिन ये क्वेश्चन चलो देना नहीं चाहिए इसको, इतनी 40 वैल्यू है, इतना टाइम लग जाएगा, है एनसीईआरटी क्वेश्चन ही। चलो 27 देखते हैं, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 15 डायमीटर, रेडियस बताओ, सिलेंड्रिकल पिलर रेडियस कितनी, सेंटीमीटर। अच्छा हाइट कितनी है, अच्छा इसको एक काम करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1/4 मीटर नहीं आ गया, तो 1/4 मीटर। और हाइट कितनी है, हाँ कभी भी पॉइंट में मत करना काम, फ्रैक्शन में ले लेना, 35/10, 5 7 से 5 2 जाओ, तो 7/2 मीटर हाइट और रेडियस आ गई। कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर, इसके कर्व में, इसके कर्व्ड सरफेस को क्या करना है, पेंट करने की कॉस्ट निकालनी है, क्लियर। और किस रेट से, सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, याद है, बताइए। अब तो उसने भी बता दिया था, क्या बात है, मतलब कान बोलते हैं इसके, सब सुन लेता है। 2 पाई, पेपर में कोई नहीं बताने आएगा। आर की वैल्यू कितनी है, और एच की वैल्यू 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, ये 2 और ये 11/2, क्या चीज निकली, कर्व्ड सरफेस एरिया। मीटर स्क्वायर में आएगा, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 25/2, 12.5 रुपये है ना, नहीं है बस समझे, 275 बाय, एनसीईआरटी क्वेश्चन आगे रुपीज में आ गया, बस कर लेना आगे, डिवाइड तो कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नेक्स्ट, ये तो कर ही लोगे। राइट द पॉइंट हुज एब्सिसा क्या होता है, एक्स की वैल्यू, और ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई की वैल्यू। बताना वो पॉइंट बताओ जिनका एब्सिसा 0 है, जी नहीं, जी नहीं है, एब्सिसा 0 मतलब एक्स 0 है। ए पॉइंट है बेटा, ए पॉइंट दिख रहा है, ए वाई एक्सिस पर होगा ना पॉइंट। एब्सिसा 0 का मतलब क्या होता है, जिनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो ए होगा, नहीं आएगा समझ में। और बताओ एल होगा, क्लियर। राइट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 0, वैसे ओ भी होगा, ओ का भी तो 0 ही है ना, ओरिजिन का भी, तो 3 हो गए पॉइंट। अच्छा जिनके ऑर्डिनेट 0 है वो कौन, जी, ई और आई, जी ओ और आई, अरे जी ओ आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं आई बस समझ में। नेक्स्ट, राइट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज -5, एब्सिसा कौन होता है, एक्स वाला, पहले वाला -5 होना चाहिए। कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, खुद सोचो एक बार, कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, शाबाश, सेकंड में मिलेगा, डी, क्लियर हुआ। चलें आगे, 29 देखो, हाँ पसंद आया तुम्हें 29th क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है,
नहीं ना, स्क्वायर रूट वगैरह वगैरह ना घुसा रखे हैं उसने, लेकिन क्वेश्चन आसान है। वो करते कैसे हैं इन क्वेश्चंस को। 2 प्रूव करना है, राइट साइड कितनी दिखानी है 28√2, मैं LHS लिख रहा हूँ सीधा। क्या क्या लिखा, 3 की पावर -3, 6 की पावर 2, देन 98 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय में 5 की पावर 2 इंटू 1/25 का क्यूब रूट, फिर 15 की पावर -4/3 और फिर 3 की पावर 1/3। सबसे आसान क्वेश्चन है जो तुम्हें मुश्किल लग रहा है। सभी प्राइम नंबर्स को कलेक्ट करना है। क्या 3 प्राइम नंबर है? हाँ। 6 है? नहीं। 6 को लिखना है 2 × 3, दोनों का स्क्वायर। पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये प्राइम में है? नहीं। 98 के प्राइम फैक्टर बना लो, 2 7 7। क्लियर? मतलब क्या लिख सकते हो, 2 × 7 × समझ में आ गई बात? ये 7 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको। अच्छा, यहाँ 6 का स्क्वायर था ना, अगर 6 का स्क्वायर था तो 36 डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। चलें आगे। ये 3 की पावर -3 थी, तो इसको 1/3 की पावर 3 यानी कि 27 लिख सकता हूं। हाँ, मैं यहाँ कह रहा था 3 की पावर -3, तो उसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर -3 को क्या लिख सकता हूँ, 1/3 की पावर 3 यानी कि 1 बाय। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ गया? 5 के स्क्वायर को क्या लिख दें, पॉसिबल है इतना तो कैलकुलेशन करना। 3 की पावर 1/3, इसको और इसको सॉल्व करना है। पहले तो 1/25 की पावर 1/3 बन गई, ये बात समझ में आ गई? ये वाला 1 की पावर 1/3 तो 1 होता है, अब रहेगी 25 की पावर 1/3 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो क्या बन गया 5 की पावर। अब इसको यहां से हटा के 1 और ऊपर आ जाएगा ना 5 की पावर 2/3, जो ये वाला था ऊपर चला जाएगा। नहीं आई बात समझ में? चलिए आगे। क्लियर हुआ इतना? हटा दो इसको। 3 की पावर 1/3 एज इट इज। अब इसको लिखना है, इसको यहां से हटाकर ऊपर 15 की पावर कितनी लिखी थी, माइनस की, तो अब यहां ऊपर आ गई 4/3। नहीं आई बात समझ में? चलिए आगे। अब देखना, इसको 15 को 3 × 5 लिख सकता हूं, उसकी पावर कितनी, 4/3। 3 की पावर कितनी हुई, 4/3 इंटू 5 की पावर कितनी, इंटू 5 की पावर इंटू 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 √2 डिवाइड बाय 27 इंटू 25 इंटू 3 की पावर। दोबारा बताऊं क्या, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो 3 की पावर 1/3 यहां से उठ के ऊपर माइनस हो जाएगी। बोलो, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर 4/3 में से 1/3 गया तो 3/3 बचा, 1 मतलब 3 बचा। 5 की पावर 2 बची क्या, 4/3 + 2/3 6/3 हो गया, 2 बच गया। 5 स्क्वायर इंटू 36 इंटू 7 इंटू √2। मुश्किल लगा क्या, ये कट गया, ये 9 पे गया और 9 4 पे गया और 4 7 जा 28 हो गया इंटू √2। मुश्किल था कुछ? क्या रूल है, सबको प्राइम नंबर में ले आओ। जो पावर्स ओपन हो सकती है तो ओपन कर दो, नहीं तो वैसे ही रहने दो, फ्रैक्शन वही रहने दो बस। उसके बाद बेस सेम है तो पावर डिवाइड में तो माइनस, सेम है तो प्रोडक्ट में है तो प्लस, और सिंप्लीफाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब ये कौन सा सेक्शन कंप्लीट हो गया हमने, बी हो गया ना कंप्लीट, सेक्शन बी कंप्लीट हो गया ना, मतलब पार्ट बी का सेक्शन 3 कंप्लीट हो गया ना। अच्छा ठीक है, सेक्शन सी स्टार्ट हो गया था, 3 क्वेश्चन उसके हो गए थे ना। ठीक है ठीक है ठीक है। 30th देखते हैं भाई। 30th में क्या है, फैक्टराइज करो। 12 × x - 2 का स्क्वायर माइनस 25 × x माइनस, इतना मुश्किल नहीं देंगे पेपर में, लेकिन चलो इसमें अब तो दे रखा है। इसको क्या करना है हमने, फैक्टराइज। कैसे करेंगे देखो, x - 2 को लेट कर लो थोड़ी देर के लिए u, और y + 1 को लेट कर लो v। ये क्या बनता है, 12u² माइनस 25u × v प्लस का 12v²। क्लियर हुआ या नहीं? 12 × 12 होता है 144। 25 के 2 पार्ट करने हैं, जिसका सम तो 25 आए और प्रोडक्ट 144 आ जाए। 16 और 9 का सम कितना होता है, 25, और 16 9 जा कितना होता है, नहीं ये बात समझ में, ये प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आएगा। ब्रोकन टेबल ये है वैसे तो 12u² माइनस का 16uv माइनस का 9uv प्लस का, आया समझ में, कॉमन क्या निकला
4u, अंदर क्या बचा 3u माइनस 4v, माइनस का कॉमन क्या निकलेगा 3v, 3u माइनस का 4v, क्योंकि माइनस कॉमन निकला है तो अंदर प्लस का माइनस हो जाएगा। अब 3u माइनस का 4v इज इक्वल टू, और 4u माइनस का, आया समझ में? अब पुट कर दो वापस से, 3u को क्या लिया था x में, तो 3x माइनस 6 हो जाएगा, v को क्या लिया था y प्लस 1, तो 4y माइनस 4 हो जाएगा। नहीं आया? 4u की वैल्यू माइनस का 8, माइनस 3y माइनस 3। RS अग्रवाल में नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, ना RD में, RD में तो मिल जाएगा वैसे, लेकिन NCERT एग्जाम्पल में भी नहीं मिलेंगे। ये बहुत बढ़िया, ये कुछ क्वेश्चन ना स्पेशल एग्जाम के लिए ही बनते हैं, जैसे सैम्पल पेपर में ये अच्छे से क्वेश्चन अलग से ही बच्चा उस टाइम सोचेगा तो अब ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए तो ठीक है, इतना लेवल अगर प्रिपेयर कर दो तो पेपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस लेवल पर कर लेते हो प्रिपेयर तो। बाकी ये भी टफ ही है, अभी नहीं आएगा लेवल, आना चाहिए तुम्हें वैसे। अब क्लियर है ना? तो इसके 2 फैक्टर बन गए। वैसे सोचते ना इसको ओपन कर लेते, फिर नहीं होता क्वेश्चन, सोचना भी मत, ऐसे ओपन लेट करके उनको क्वेश्चन की प्रॉब्लम को छोटा करके फिर ओपन करते हैं। छोटा कैसे करते हैं? सब्स्टिट्यूट करके। ये सब्स्टिट्यूट किया मैंने, ठीक है, ये कंसेप्ट आगे भी काम आएंगे। देखो बेसिक लेवल तो यहीं से ही बिल्ड होता है ना, कि बच्चे को टेक्निक आनी चाहिए कि किस तरह से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसी का ऑप्शन वाला देखना है क्या? लीनियर इक्वेशन क्या है? आई एम 3 years old एज माई सन, आई एम 3 years old एज माई सन। सपोज द एज ऑफ माई सन, द एज ऑफ माई सन इज x, तो मेरी एज, आई की एज कितनी होगी 3x। y ले लोगे तो y इक्वल टू 3x आ जाएगा। अब कहता है आई शैल बी 5 year लेटर, कितने 5 years लेटर, 5 साल बाद। अच्छा, मेरी एज को ऐसे कर लो, y मान लो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 वेरिएबल में करना है, तो y किसके इक्वल होएगा 3x की। समझ में आया क्या किया? अब वो कहता है आई शैल बी 5 year लेटर, 5 साल बाद, आई शैल बी 2.5 times एज ओल्ड एज माई सन। जो मेरी एज है वो 5/2 times होगी मेरे सन की एज का, ठीक है। अब उसने बोला है टेकिंग माई एज एज x ईयर्स, अब उसने क्वेश्चन में बता दिया है उसकी एज को तो x ईयर लेना है और उसके सन की एज को कितने ईयर लेना है y ईयर, तो इक्वेशन बताना है। अब उसने बोल दिया है कि ऐसे ऐसे ही करना है। अब उसने क्या है, आई की एज को x लो और उसके सन की एज को क्या लो y, तो फर्स्ट ऑफ ऑल x किसके इक्वल होएगा y, वहां पर y थी, x क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से माने थे, लेकिन क्वेश्चन ने बता रखे हैं, जब बता रखे हैं तो फिर आपकी मर्जी नहीं चलेगी, वही वाला होगा जो क्वेश्चन कह रहा है। 5 ईयर के बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी भैया, आज x है तो 5 साल बाद x + 5 हो जाएगी, और सन की एज क्या हो जाएगी? टाइम लगेगा। हाँ, कितने क्यों आया हुआ क्या वो, बस भेज रहा हूँ। 2 क्वेश्चन आएंगे, x + 5, सन की एज कितनी हो जाएगी? सन की एज y + 5 हो जाएगी, और 5 साल बाद। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरी एज थी x + 5, वो 5/2 टाइम्स है किस एज के? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चले आगे 2 मिनट, चलो बैक। हाँ पता मेरे को। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x + का 10, 5y + का, क्लियर? तो 2x - का 5y और प्लस का 15 आ गया ना, माइनस का आया ना 15 इज इक्वल टू, नहीं हुआ क्लियर? चलें आगे। ये आपका आंसर आ गया, लीनियर इक्वेशन आ गई। अगर इसको सॉल्व भी करना, वैसे कहा नहीं है, अगर सॉल्व भी करना तो x की वैल्यू कितनी है 3y, पुट कर दो 6y, ये 10th क्लास का क्वेश्चन भी है, अगर आप इसको पुट करके वैल्यू निकाल दो 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया। y की वैल्यू कितनी आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई? इसका मतलब मेरी एज अभी कितने ईयर्स है और मेरे सन की एज कितनी है? 5 साल बाद मेरी एज कितनी होगी और मेरे सन की एज कितनी होगी? क्या 50 2/5, सॉरी कितना था 5/2 ना, 2.5 टाइम्स का था ऑफ 20 है। 5 साल बाद मेरी एज क्या हो जाएगी? जो सन की एज थी उसका 5 टाइम, 20 का कितने टाइम्स? 2.5 टाइम्स, 2.5 मतलब 2.5, 5/2। हाँ सही कह रहा, बिल्कुल वेरीफाई हो गया। नहीं है बस समझ में। 5 साल बाद अब 3 गुना जाएगी, है क्या नहीं? इंटरेस्टिंग। 5 साल पहले मैं 3 टाइम्स था अपने सन का, लेकिन 5 टाइम्स बाद मैं 3 टाइम्स नहीं रहा, 2.5 टाइम्स हो गया, क्या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट देखना एक बारी। रोम्बस है ये, रोम्बस में
आपको यहाँ राइट एंगल तो पता ही होता ही है, कौन सा एंगल बताना है, PRS, PRS मतलब कौन सा एंगल बताना है, ये PQR दे रखा है, PQR 58 डिग्री दे रखा है, PQR ये एंगल कितना दे रखा है, ठीक है 58 डिग्री दे रखा है ना, PQR ही दे रखा है। अब रोम्बस में तुमने एक पढ़ा था क्वेश्चन 8.1 का 6th क्वेश्चन, रोम्बस वो पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल में ऑपोजिट एंगल्स बाइसेक्ट होते हैं। तो ये एंगल 29 और ये एंगल 29 आया समझ में, रोम्बस में ये बाइसेक्ट करता है। अब ये 29 है तो ये 29, तो ये भी 29 है का ऑल्टरनेट इंटीरियर से, ये 90 है तो ये निकल गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। 180 में से क्या माइनस करोगे, 90 और क्या माइनस करोगे, तो 90 में से क्या माइनस करोगे, नहीं हुआ क्लियर, जिसको ये नॉलेज नहीं है ना 29 फिर वो नहीं कर सकता, समझ में आया। तो अच्छा अब दूसरे वाला इसका और वाला पार्ट क्या है, PQR की रेशो दे रखी है, एंगल P और Q और R, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। रेशो क्या, इस रेशो को पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आया समझ में, एलसीएम ले लिया समझ लो, तुम एलसीएम 6 ले लेते हो बात वही है, अगर तुम 6 एलसीएम लेते हो तो 2 3 जा वही बनेगा, 3 2 जा और 6 1 जा, क्लियर हुआ या नहीं आया। ये 6 तो कट जाता है तो 3x 2x और x तीनों एंगल को लेट कर लेंगे, तीनों का सम कितना होगा, बस x की वैल्यू निकलेगी 3 और 2 5 और 1 6, 6x = 180, x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई, तो एंगल क्या आ गई 90 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो हमने प्रूव कर लिया जो ट्रायंगल थी वो राइट एंगल ट्रायंगल थी और तीनों एंगल भी आ गए, समझ में आया नहीं आया। नेक्स्ट देखना, शो दैट सम ऑफ द एंगल्स इन 4 सेगमेंट्स एक्सटीरियर टू अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 6 राइट एंगल, छोड़ो इसको तो। 2 सॉलिड स्फीयर्स मेड ऑफ सेम मेटल हैव मासेस दिस एंड दिस, यानी कि वॉल्यूम दे रखी है, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर इफ द डायमीटर ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर। देखो एक वॉल्यूम 1 ले लो 5920 ग्राम, वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फीयर का 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू 592। अब 1 ग्राम में बताओ, इसने क्वेश्चन में ये भी नहीं दे रखा, सेंटीमीटर कन्वर्ट करने का रूल नहीं बता रखा, चलो एक का मास भी नहीं दिया हुआ, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ, अब यहाँ मेटल की डेंसिटी नहीं दे रखी है ना, अगर मेटल की डेंसिटी दी होती तो हम इस ग्राम को किस में कन्वर्ट करते, सेंटीमीटर क्यूब में, उससे डिवाइड करके, क्योंकि अब वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, मास आता है, तो मास को किससे डिवाइड कर दोगे, डेंसिटी से, तो क्या आ जाएगी वॉल्यूम। अब डेंसिटी दी हो नीचे क्वेश्चन के अंदर मिसिंग है, 1 ग्राम में कितना सेंटीमीटर क्यूब में आता है, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना ग्राम है, उससे डिवाइड करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। उसके बाद 4/3 पाई r³, एक कैपिटल एक स्मॉल और दोनों से वैल्यू निकल जाएगी, दोनों आर की, एक किधर क्या दूसरे का डिफरेंस अपने आप आ जाएगा, ठीक है कर लेना। 105 डिग्री का कंसिडर कर ही लोगे, ठीक है। 35th देखना, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो साइक्लिक। 10th चैप्टर का 6th एग्जांपल जिसमें 10-12 एंगल तक कंसीडर किए थे हमने, याद आया। ठीक है, अब ये 36 में हमें निकालनी है लेंथ ऑफ पाइप, बस बेसिकली पकड़ना 36 में ये लो भाई, बस एक ये होलो सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है पता तुम्हें, अगर होलो सिलेंडर का क्वेश्चन आ जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r माइनस का h, नहीं यहाँ होता है प्लस h और यहाँ ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² इनटू में h। ये वाला कैसे बनता है, देखो पहले तो कर्व ले लो 2 पाई RH, फिर बाहर का कर्व ले लो 2 पाई कैपिटल RH, फिर ऊपर वाला जो रिंग का बनेगा वो बनेगा पाई कैपिटल R² और अंदर का माइनस करना पड़ेगा और 2 बार लेना पड़ेगा। नहीं आया समझ में, ऐसे होगा ना, ये वाला कैसे निकलेगा, कैपिटल R में से स्मॉल r का सर्कल माइनस नहीं करना पड़ेगा, पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर अंदर का ऐड कर लिया, ये TSA ऑफ होलो सिलेंडर आ जाएगा सारा। इसको r माइनस r इंटू r प्लस r लिख सकता हूँ, a माइनस b इंटू a प्लस b। अब इन दोनों में से कॉमन 2 पाई h, अंदर क्या बना r प्लस r, फिर अगले में 2 पाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r और कैपिटल R प्लस r। अब कैपिटल R प्लस r कॉमन आ जाएगा
और 2 पाई भी कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा h प्लस आर माइनस आर, यही मैंने लिखा है डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूला। नहीं आया समझ में? वो क्या पूछ सकता है, तो इनसाइड सी एस से स्मॉल 2 पाई आर एच, या फिर आउटसाइड ये आ गया, या फिर टोटल ये आ गया, या फिर वॉल्यूम ये आ गया। ये वेल की वॉल्यूम यही होगी, पूरे को सॉलिड मानते हुए वॉल्यूम निकाल कर अंदर माइनस कर दिया। पेंसिल ग्रेफाइट वाला क्वेश्चन सेम था बस भाई।